हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग विविध प्रश्नावली की सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी विषयनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 से देखते हैं। कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। चलिए मैं यहाँ पे एक वृत्ताकार पथ ले लेता हूँ इस तरह से। फिर आगे क्या कह रहा है कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में आंशी को 18 मिनट लगते हैं। मान लीजिए इस बिंदु से चलना प्रारंभ करती है आंशी और इस तरह से पूरा एक चक्कर लगाती है तो उसको 18 मिनट लगते हैं। किसको? आंशी को 18 मिनट लगते हैं एक चक्कर पूरा करने में, जबकि आयुष को 12 मिनट लगते हैं। आयुष एक चक्कर लगाता है तो उसको कितना मिनट लगता है? 12 मिनट लगता है। किसको? आयुष को। ठीक है, आयुष को 12 मिनट लगता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि यदि वे दोनों एक ही स्थान से एक ही दिशा में और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें तो कितने समय बाद वे पुनः आरंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी कि मान लो अगर ये दोनों आंशी और आयुष इस बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं, इसी दिशा में चलते हैं और एक साथ एक ही समय पर चलना जब प्रारंभ करते हैं तो कह रहा है कि कितने समय बाद वो पुनः फिर आरंभिक बिंदु यहाँ पे मिलेंगे। तो देखिए सिंपल सा तो है ही, देखो ना, मुझे सिंपल सा आंसर दिख रहा है कि 36 मिनट बाद दोनों आरंभिक बिंदु पे मिलेंगे। कैसे? देखो 36 मिनट में आंशी जो है 2 चक्कर लगा देगी, 18 दूना 36, और आयुष जो है 12 3 36, 3 चक्कर लगा देगा। यानी कि दोनों का एलसीएम ही ना लेना पड़ेगा हमें वो लोएस्ट कॉमन टाइम निकालना है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 18 और 12 का अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम यानी कि लसा निकाल देंगे। 2 से ले जाते हैं 9 आ जाएगा, 3 से ले जाते हैं 3 आ जाएगा, 2 से ले जाते हैं यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, फिर 2 से ले जाते हैं 3 आ जाएगा। तो 18 इक्वल टू में हो जाएगा 2 गुना 3 का पावर 2 और 12 इक्वल टू में हो जाएगा 2 का पावर 2 गुना में 3। तो यहाँ एलसीएम निकालना है तो इन दोनों में से ज्यादा पावर वाला 2 का पावर 2 और इन दोनों में से ज्यादा पावर वाला 3 का पावर 2, यानी कि 4 इंटू में 9 यानी कि 36 हो जाएगा। 36 तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः 36 मिनट बाद या 36 मिनट के बाद दोनों आंशी और आयुष 36 मिनट के बाद दोनों प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिलेंगे। ऐसा हम लोग यहाँ आंसर में लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या कर रहा है। किसी परेड में 564 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 24 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें वे मार्च कर रहे हैं। समझ लीजिए 24 सदस्य किसकी है? आर्मी बैंड की है ना। जैसे ना सेना को कैसे मार्च कराया जाता है, परेड होता है तो, और टोटल यहाँ सेना के सदस्य कितने हैं? 564 है। देखिए मतलब कि जैसे यहाँ पर मान लीजिए आगे आपको क्या करना है कि यहाँ क्या करना है, पहले आपको आर्मी बैंड को आगे रख लेना है और उसके पीछे जो होंगे परेड करने वाले होंगे। ठीक है, इस तरह से। तो ऐसे कितने आपको इसमें स्तंभ बनाने होंगे इसके बारे में पूछ रहा है ताकि ये सही से अरेंज हो जाए। देखिए समझिए, जितने आप समझ लीजिए, जितने आप इधर मान लीजिए यहाँ पे रो तैयार करते हैं आर्मी बैंड के लिए, ठीक है, तो उसी के पीछे आपको क्या करना है, जो आर्मी के टुकड़ी के सदस्य उनको रखना है। फिर दूसरा रो में कुछ आर्मी बैंड के सदस्य होंगे और उसके पीछे क्या करना होगा, उसके पीछे आपको क्या करना होगा, तो उसके पीछे सेना की टुकड़ी को रखना। फिर उसी तरह से हमें ऐसे कितने रॉ बनाने पड़ेंगे। तो हमें इन दोनों का अगर मासा निकाल दें, मासा यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन यहाँ पर फैक्टर निकाल दिया जाए तो हमें पता चल जाएगा कि ऐसे कितने रॉ इसमें बनाए जा सकते हैं। दोनों में जो कॉमन हमें मिलेगा फैक्टर मिलेगा, कॉमन फैक्टर, वही आपका अधिकतम संख्या हो जाएगा स्तंभों की। समझे ना बात को? तो हम दोनों का मासा निकाल दें तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि या फिर यूक्लिड का विभाजन लेमा से भी आप निकाल सकते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग अभाज्य गुणनखंड से निकाल देते हैं। 564 और इधर ले लेते हैं 24। चलिए यहाँ पर हम लोग इसे 2 से शुरू करते हैं तो 2 8 और यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर 2 से शुरू करते हैं 1 4 1 आ जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं 3 से, 3 चौका 12 और 3 7 21। ठीक है, चलिए अब इसका ले जाते हैं 2 से, ठीक है, तो यहाँ 12, 2 से 6, 2 से 3, तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग 564 बराबर में 2 का पावर 2 गुना 3 गुना में 47 है ना, और 24 बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 का पावर 3 और गुना में 3। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे
स्तंभों की अधिकतम संख्या, यानी कि हमें HCF यहाँ पे निकालना होगा। हम लोग को निकालना है स्तंभों की अधिकतम संख्या जो होगा वह किसके बराबर होगा, इन दोनों के HCF के, HCF ऑफ किसके 564 और 24 के। ठीक है, तो दोनों का HCF हम लोग देखेंगे। तो देखिए इन दोनों में से आप देख लीजिए, इन दोनों में से अगर बात करेंगे तो कॉमन इनमें क्या है, 2 का पावर 2 है और एक 3 है, यही ना हो जाएगा। तो 4 गुना 3 यानी कि 12 गो ऐसे स्तंभ हो जाएंगे, 12 गो ऐसे स्तंभ हो जाएंगे। ठीक है, देख लीजिए अब 12 गो स्तंभ लेके आप कर सकते हैं काम। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप क्या करें, जैसे 24 गो से ये यहाँ पे क्या है आर्मी बैंड के साथ से, तो 2 गो को आगे रख देना आर्मी बैंड को, उसके पीछे अगर इसमें 12 से भाग करेंगे तो आएगा 47, तो 47 गो ऐसे सैनिक के टुकड़े को रख देना है। फिर दूसरा हम लोग 2 गो इसमें आर्मी बैंड वाले को रखेंगे, और फिर उसके पीछे 47 गो ऐसे करके अरेंज करेंगे तो टोटल 12 गो रो हो जाएगा, और उस तरह से आप सैनिक को अरेंज कर पाएंगे। समझ गए बात को, क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखिए क्वेश्चन 31, क्या कह रहा है, सिद्ध करें कि 2 विषम पूर्णांकों का गुणनफल भी विषम होता है। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, हम लोग जानते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि विषम धन पूर्णांकों का रूप 4q+1 या 4q+3 होता है, जहां q पूर्णांक है या q धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, चलिए ये हम लोग पढ़े हुए हैं, पीछे के एक्सरसाइज में से पढ़े हुए हैं कि जो विषम धनात्मक पूर्णांक की बात करेंगे, विषम धन पूर्णांक की, तो इसका रूप 4q+1 या 4q+3 होता है। तो अगर हम लोग इन दोनों के ही गुणनफल की बात करें, अब दो विषम पूर्णांकों या फिर 2 विषम धन पूर्णांकों का गुणनफल, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4q+1 और गुना में 4q+3। देखिए आप यहाँ पर चाहते तो आप ऐसे ना लेकर यहाँ पे इसमें ये भी लिख सकते थे कि विषम पूर्णांक है, धन लिखने की जरूरत नहीं थी, धन भी नहीं लिखते तो भी चलता। तो यहाँ धन नहीं लिखते तो यहाँ भी धनात्मक नहीं लिखते, बस क्यू लिखते, देखिए पूर्णांक है। ठीक है, तो इतना से भी काम चल जाएगा। यहाँ इंटू करते हैं तो आ जाएगा 16q² प्लस का कितना हो जाएगा 4 3 12q प्लस का 4q और प्लस का 3। ये काम करते हैं, इस तीनों में से हम लोग 4 कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पर बच जाएगा आपका क्या, या फिर इसको जोड़ लेते तो अच्छा रहता है ना, उसके बाद 4 कॉमन करेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा आपका 16q² प्लस का 16q और प्लस का 3। अब इन दोनों में से अब हम लोग यहाँ पर 4 कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, या फिर 16 भी कॉमन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 4 ही कॉमन करते हैं। ठीक है, तो 4q² और प्लस का यहाँ पर 4q और प्लस का 3, यहाँ पे लिख सकते हैं 4 और यहाँ पे m ले लेते हैं और प्लस 3 लिख सकते हैं कि जहाँ m बराबर में है 4q² प्लस का 4q। तो देखो तो ये भी विषम हो गया कि नहीं, विषम हो गया कि नहीं, तो अतः यहाँ लिख सकते हैं, अतः 2 विषम पूर्णांकों का गुणनफल विषम होता है, हमने यहाँ पर दिखा दिया। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्वेश्चन नंबर देखिए 32, क्या करें, सिद्ध करें कि 5k+1 के रूप के किसी धन पूर्णांक का वर्ग भी उसी रूप का होता है। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि माना 5k+1 एक क्या है जी, धन पूर्णांक का रूप है। ठीक है, तो आगे क्या कर रहा है कि इसका वर्ग जो कर रहा है, तो 5k+1 का वर्ग कर लेते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे 5k² प्लस 2 इंटू में 5k इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 25k² प्लस का 10k प्लस का 1। यहाँ से हम लोग कॉमन कर लेते हैं 5 को, तो यहाँ पे बच जाएगा 5k² और प्लस का यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2k+1। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं 5, इसके यहाँ पे m लिख देते हैं और प्लस 1 लिख देते हैं कि जहाँ m बराबर में है 5k² प्लस का 2k। तो देखो ना, ये 5k+1 का वर्ग जो हो रहा है, ये 5k+1 इसी रूप में ना हो रहा है, ये 5m+1 m कर दिए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, इसे
चलिए तो इसी रूप में हो रहा है, देखिए दोनों का एक ही रूप है तो इसलिए कह सकते हैं कि अतः 5k + 1 के रूप में किसी धन पूर्णांक का वर्ग भी उसी रूप का होता है, हमने यहाँ पर दिखा दिया, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसी रूप का होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है यदि यह संभव है तो हम लोग इसे परिमेय मान लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं तथा इसका सरलतम रूप a/b है, ऐसा हम लोग ले लेते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 3 + 2√5 बराबर में a/b, जहाँ a और b सह अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, सह अभाज्य पूर्णांक है, ऐसा हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। सह अभाज्य यानी कि इन दोनों का HCF 1 होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पर हम लोग 2√5 = में a/b - 3 लिख सकते हैं। चलिए तो 2√5 बराबर में यहाँ b LCM हो जाएगा a - 3b, ये 2 आ जाएगा भाग में, तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि √5 बराबर में a - 3b/2b। ठीक है, अब इस पे देखिए, चूंकि हम लोग इसमें देख रहे हैं कि a जो है, 2 जो है, b जो है, या फिर आप इसमें 2b देखो या 3b देखो, ये सभी क्या है, पूर्णांक है। जब ये पूर्णांक है इसलिए a - 3b/2b एक परिमेय संख्या होगी। तो जब ये परिमेय संख्या होगी तो जब RHS में परिमेय संख्या होती है, LHS में भी परिमेय ही होगा क्योंकि उसके बराबर है। अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम लोग जानते हैं कि √5 परिमेय संख्या नहीं है, वो अपरिमेय है। परंतु यहाँ लिख सकते हैं कि परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, तो अतः लिख सकते हैं कि अतः इससे स्पष्ट क्या हो गया कि अतः जो आपका 3 + 2√5 है, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। क्लियर है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का दशमलव प्रसार याद कीजिए। चलिए फर्स्ट देखिए 15/4, ये सरलतम रूप में है, अब इसे भाग देने की जरूरत नहीं है। आप इसे नीचे 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। तो जितना बार नीचे 2 होगा उतना ही बार 5 भी होना चाहिए। तो 5 का पावर 2 से अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे, तो 15 × 5 का स्क्वायर 25 और नीचे 10 का पावर 2। अब 25 में इसे मल्टीप्लाई कर देते 15 में, तो 375 और बटा में 10 का पावर 2, 2 अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, 3.75 आ जाएगा। चलिए अब इसका सेकंड नंबर देखते हैं। 91 बटा में 16 दिया हुआ है, तो ये भी नहीं कटेगा नहीं ना जी। 91 और बट्टा में नीचे 16 को 2 का पावर 4 कर देते हैं, तो 91 बट्टा में 2 का पावर 4 और गुना में 5 का पावर 4, अंश में भी और हर में भी मल्टीप्लाई करें। समान घात वाला नीचे होना चाहिए 2 और 5 का। यहाँ पे 91 और गुना में यहाँ पे हो जाएगा 625 और बट्टा में 10 का पावर 4, ऊपर गुना कर देते हैं, तो 5 6 8 7 5 और बट्टा में 10 का पावर 4, 4 अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा, 5.6875 हो जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं, यहाँ पर 3 नंबर 258 बटा में 125। तो हम लोग लिख सकते हैं 258 बटा में 5 का पावर 3, तो नीचे 2 का पावर 3 उतना भी चाहिए, तो 2 का पावर 3 ऊपर भी और नीचे भी हम लोग ले लेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 258 गुना में 8, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 10 का पावर 3। तो इसमें ऊपर गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 2064 और बटा में 10 का पावर 3, 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 2.064। फिर अब इसका 4 नंबर देखते हैं, दिया हुआ है 13 बट्टा में कितना दिया है जी, 50,000 है ना, 4 को 0 है, 2 4 को 0। तो अब अगर हम 50,000 की बात करेंगे तो हम लोग नीचे लिख सकते हैं, देखिए क्या कर सकते हैं, देखिए 50,000 है ना जी। चलिए अब आज उल्लंघन करके देखते हैं, उधर लास्ट में ले चलना 50,000 का 4 गुना 0 होगा, तो ये 2 से ले जाते हैं 25,000, 2 से ले जाते हैं 125 के ऊपर 2 0 लग जाएगा 12,500, ठीक है। फिर इसके बाद 2 से ले जाते हैं तो 625 0, फिर 2 से ले जाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 3 1 2 5। चलिए अब फिर अब इसके बाद कितना से जाएगा आप देख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 5 से ले जाएंगे तो 625 बार में, फिर 5 से ले जाएंगे 125 बार में, 125 बार में, फिर 5 से ले जाएंगे 25 बार में, फिर 5 से ले जाएंगे 5 बार में। तो आप नीचे देखो 2 का पावर 4 और यहाँ पर 5 का पावर कितना हो जाएगा 3 और 2 5, तो खाली एक 2 का कमी है तो आप 2 से गुना कर दो, ऊपर आप कर दोगे 13 गुना 2 और बट्टा में 2 का पावर 5 और गुना में 5 का पावर 5, यानी 13 दूना 26 हो जाएगा, 26 और बट्टा में 10 का पावर यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 अंक दशमलव के 5 अंक स्थानों तक आप यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो आ जाएगा 0.00026, ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए अगला देखते हैं, इसका 5 नंबर है। तो दशमलव प्रसार शांत तो दिख ना रहा, तो इसको पूर्ण भाग विधि से ही करना होगा, ठीक है। 43 19 कितना बार में 0 दशमलव कितना बार में ले जाते हैं 0 लगाने के बाद, तो 4 बार में चला जाएगा, तो 43 और गुना में आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 172। तो घटा लेते हैं यहाँ पर 8 1 18, फिर एक 0 लगेगा यहाँ पर, तो अब क्या हो जाएगा, तो फिर आपका 4 बार में ही ले जाएंगे 172, फिर यहाँ आपका आ जाएगा कितना 8, फिर 0 ले जाएंगे, फिर कितना बार में एक बार में ले जाएंगे 43, फिर आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 37 आएगा, फिर 0 ले जाएंगे तो कितना बार में ले जाएंगे, तो अब यहाँ पे हम लोग 8 बार में लेके जाएं तो कितना आ जाएगा 43 में 8 से गुना करिएगा तो आपका 344, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ 6 में से जाएगा 2 26, इसी तरह से लेके चले जाएंगे। ये देखो एक्चुअल में यहाँ पर फिर अब कितना बार में जाएगा, लेके जाके देखते हैं कितना बार जा रहा है 43 में। अब इसे अब हम लोग कितना बार में लेके जाएंगे 6 बार में लेके जाएंगे क्या, हाँ 43 में 6 से गुना करके देख लो कितना आ जाएगा 258, फिर 2 आएगा, फिर 0 लगाएंगे, नहीं जा रहा तो फिर 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पे एक और 0 लग जाएगा। अब इसके बाद ये कितना बार में जाएगा 4 बार में, तो 4 बार में ले जाएंगे तो वही 172 हो जाएगा, फिर आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 172 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 8, यहाँ 2, फिर 0 ले जाएंगे, तो अब कितना बार में ले जाएंगे 4 के बाद यहाँ पे 6 बार में ले जाते हैं, 6 बार में ले जाते हैं, तो कितना कितना हो जाएगा 43 में 6 से गुना करेंगे तो 258, यहाँ 2, यहाँ पे फिर आपका कितना बच गया यहाँ पे आपका 7 2 आएगा 22, फिर 0 लगाएंगे, फिर इसके बाद कितना बार में ले जाएंगे 5 बार में ले जाते हैं, 43 पंजे कितना हो जाएगा आपका आ जाएगा 215, फिर 5 बचेगा 0 लगेगा, फिर एक बार में जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद आपका एक बार में ले जाएंगे तो आपका 43, फिर 7 बचेगा, फिर 0 लगेगा, फिर आपका एक बार में जाएगा, ऐसे ही करके आगे कटेगा। तो इतना ही काफी है, दशमलव के बाद कितना प्लेस तक निकालेंगे, ठीक है, रहने देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर, यहाँ पर दिया है 0.36 के ऊपर बार दिया, इसको p/q के रूप में व्यक्त करना। तो हम लोग इसे मान लेंगे कि माना x बराबर में दिया है 0.36 के ऊपर बार, उसको समीकरण 1 और लिखेंगे दोनों तरफ, 9th में भी पढ़े हुए हैं, दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा 100 से गुणा करने पे, यहाँ पे 100x इक्वल टू में आ जाएगा 36.36 के ऊपर बार, ये समीकरण 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो 100x माइनस का x इक्वल टू में 36.36 के ऊपर बार माइनस 0.36 के ऊपर बार, तो यहाँ पे 99x इक्वल टू में यहाँ पे 36, इसको ले जाएंगे भाग में तो 36 और बटा में यहाँ पर 99 आ जाएगा।
तो हम लोग 9 से काट सकते हैं 4 बार में और ये 11 बार में, तो 4/11 यहाँ से आंसर आएगा। चलते लास्ट क्वेश्चन एक और है वो देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 36, सिद्ध करें कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग यहाँ मान लेंगे कि माना √7 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। यदि यह संभव है, यदि यह संभव है तो ये परिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं तथा इसका सरलतम रूप a/b है, ठीक है। तो √7 बराबर में क्या हो जाएगा a/b, जहां a तथा b पूर्णांक है, a तथा b पूर्णांक है, जहां b ≠ 0 और a तथा b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ 7 आ जाएगा, इधर a² b², यानी अभी यहाँ पे लिख सकते हैं 7b² = a²। इसका मतलब क्या हो कि हम लोग a² में जब 7 से भाग कर रहे तो b² प्राप्त हो रहा है, b² यानी कि एक पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब ये पूर्णतः विभाजित है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः 7a² को विभाजित करता है, a² को विभाजित करता है, इसलिए 7 a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा, ऐसा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए मान लेते हैं यहाँ पर a = में 7c, जहाँ c एक शून्योत्तर पूर्णांक है, नॉन जीरो इंटीजर है ना जी, जीरो को छोड़कर कोई अदर इंटीजर होगा। यहाँ 7b² में एक जगह पे यहाँ रख देंगे 7c², यानी आ जाएगा यहाँ से 7b² में 49c², एक जाएगा भाग में, तो b² में आ जाएगा 7c²। अब यहाँ देखिए b² में जब 7 से डिवाइड करेंगे तो c² आएगा। इसका मतलब ये है कि c जब पूर्णांक है, इसका मतलब है कि इसे पूर्णतः विभाजित है, अतः 7b² को विभाजित करता है, c² को विभाजित करता है, इसलिए 7 b को भी विभाजित करेगा, b² को विभाजित करता है तो इसलिए b को भी विभाजित करेगा, ठीक है। ऐसा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं कि 7a और b दोनों को विभाजित कर दे रहा है, देख रहे हैं ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 7a और b दोनों को विभाजित करता है, तो जब ये दोनों को विभाजित करता है, अतः 7 जो 7 है, a और b दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो जब एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा, तो हम लोग देखे थे कि उभयनिष्ठ गुणनखंड तो केवल एक था, एक के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन इससे इस कथन का या इस तथ्य का कथन का विरोधाभास होता है कि क्या होता है कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः हमारी मान्यता गलत हुई कि √7 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या नहीं तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा।
इसलिए √7 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हमें यहाँ साबित करके दिखाना था, हमने दिखा दिया। तो आज की क्लास में इतना ही, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं।